ट्यूटोरियल के थ्रू टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कम समय में एसएससी के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करें। हम कम से कम समय में और ट्रिक्स का यूज करते हुए रीजनिंग पार्ट को किस तरीके से सॉल्व करें। आइए दोस्तों, टेस्ट सीरीज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डार्क नाइट और आपसे पूछा है लाइट क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नून, सेकंड ऑप्शन है मॉर्निंग, थर्ड ऑप्शन है डे, फोर्थ ऑप्शन है इवनिंग। तो दोस्तों, जिस तरीके से डार्क का रिलेशन नाइट से है, उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे लाइट का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। किसके साथ हमारा लाइट का रिलेशन आएगा? इस एनालॉजी पार्ट में हम इस तरफ रिलेशन फाइंड करते हैं, इस तरफ जो रिलेशन मिलती है इस तरफ हम अप्लाई करेंगे। जैसे डार्क अंधेरा शाम का समय होता है, उसके बाद नाइट स्टार्ट होगी, उसी तरीके से लाइट उजाला रोशनी, उसके बाद डे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर गया डे, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 58 दिया है और उसका रिलेशन 169 दिया है। हमें फाइंड करना है 21 किस तरीके से रिलेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। हमें ये देखना है कि इस तरफ क्या रिलेशन है। जब हम इसका सारी कैलकुलेशन सोच करके, ये नंबर एनालॉजी होती है और नंबर एनालॉजी में हमें प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट सब कुछ सोचना होता है। इसमें इन नंबर्स का क्या रिलेशन करें जो कि 169 आए। हमें देख करके मालूम चला कि 158 को अगर मैं 5 + 8 लिखता हूँ तो 13 आता है। 5 + 8 13 और 13 का स्क्वायर 169 बनता है। उसी तरीके से 2 + 1 लिखूं तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 9 हमारा आंसर चला जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि कैट का रिलेशन 18 दिया हुआ है, तो हमें टेप का रिलेशन पता करना है। जिस तरीके से कैट से हम 18 लेकर के आएंगे, उसी तरीके से हम टेप से क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। सी जैसे 3 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है। जब हम 20, 1 और 3 की कैलकुलेशन करके हमारा 18 आया, तो 20, 3, 1 की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो रही जिससे 18 आएगा। तो फिर हमें दूसरा दिमाग लगाना है वोवल्स और कॉन्सोनेंट पे, कि हमारे पास एक वोवल है और एक वोवल का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है। और हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2 कॉन्सोनेंट है और 2 कॉन्सोनेंट का क्यूब करता हूँ तो फिर हमारे पास 8 आएगा। उसी तरीके से हम इस पे अप्लाई करें तो टेप में 2 वोवल हैं और 2 वोवल हैं तो 2 वोवल का स्क्वायर करूँ तो हमारे पास 4 आया। उसी तरीके से 2 कॉन्सोनेंट है और 2 कॉन्सोनेंट का क्यूब करूँ तो हमारे पास 8 आएगा। इस तरीके से मिल करके आंसर चला जाएगा 48। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए एनालॉजी के तीनों क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें इस तरफ की रिलेशन देखनी होती है और वो इस तरफ अप्लाई करनी होती है। तो दोस्तों, इस तरफ जो रिलेशन बनेगी वो किसी तरीके की भी बन सकती है। जैसे नंबर एनालॉजी में हम क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड सब कुछ चेक करेंगे। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट एनालॉजी में, अल्फ़ाबेट एनालॉजी का मतलब है कि यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, उनका रिलेशन हमारे पास अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, प्लस ये नंबर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। हम नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कॉन्सोनेंट और वोवल्स अल्फ़ाबेट्स में ही खेलेंगे। अल्फ़ाबेट्स में जब कैट का रिलेशन 18 आया, उसी तरीके से हमने देखा कि टेप का रिलेशन हमारे पास 48 आ गया। तो
आपके माइंड में ये जा सकता है कि इस तरीके से तो बहुत सारे पैटर्न्स होंगे, बहुत सारे लॉजिक्स होंगे और इनफाइनाइट लॉजिक लगेंगे, तो एनालॉजी के सोल्व कैसे किया जाए। तो दोस्तों अगर हम एसएससी की बात करें तो एनालॉजी में इतने ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है, वही लॉजिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं जितने अब तक आए हैं। इसलिए अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका अगर आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे लॉजिक्स मिल जाएंगे। जब आपका माइंड में क्लिक किया इस तरफ, उसी तरीके से हमें इस पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द ओड वन आउट, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्केच, ऑप्शन नंबर 2 पोस्टर, 3 डायग्राम, 4 स्टैचू। सबसे पहले इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनका हिंदी वर्जन या इनका मीनिंगफुल वर्ड्स क्या है कि स्केच, पोस्टर और डायग्राम। जब हम देखते हैं स्केच पेपर पे बनता है, डायग्राम भी पेपर पे बनता है, पोस्टर भी पेपर पे बनता है, लेकिन स्टैचू एक है जो पेपर पे नहीं बनता। एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि ये तीनों के तीनों 2D में बनते हैं और स्टैचू मतलब मूर्ति मतलब 3D में बनता है। तो कई सारे लॉजिक्स हो सकते हैं एक क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जब देखेंगे तो पेपर के ऊपर हम स्केच बना सकते हैं, पेपर के ऊपर हम पोस्टर बना सकते हैं, पेपर के ऊपर हम डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन स्टैचू को हम पेपर के ऊपर नहीं बना सकते। उसी तरीके से ये 2D में है, पेपर के ऊपर 2D और स्टैचू मतलब मूर्ति ये 3D में बनता है। तो इस तरीके से सबसे डिफरेंट ये गया स्टैचू। लेकिन फाइंड द ओड वन आउट में कई बार क्या होता है कि मीनिंगफुल वर्ड्स ना देख करके, हम मीनिंग इनका हिंदी वर्जन ना देख करके हमें इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट पता चल जाता है। लेकिन उसको पहचानने के लिए एक तो इनके कैपिटल लेटर में मिलेंगे। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन कैपिटल लेटर में हैं तो हम उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे, साथ में उनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे। अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन जाता है तो हम उस पर टिक कर देंगे, नहीं तो मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हमें ये स्टैचू भी 2D में मिलता और स्टैचू की जगह कोई और ऑप्शन दिया होता जो कि 2D में या पेपर पे बन सकता था, जैसे पेंटिंग दी होती तो पेपर पे बन सकती थी, फिर हम उसका डिफरेंट लॉजिक उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो SKETCH इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सोचते या फिर कोई डिफरेंट लॉजिक देखते। सबसे पहले हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग देखना है, उसके बाद हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग देखना है। अभी मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी स्टैचू गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का मतलब है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कई बार आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी की जगह अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिल सकता है, या फिर आपको वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, इस तरीके से डिक्शनरी में अरेंज मिलते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी मतलब यही है। जब हम इन 5 वर्ड्स को देखते हैं तो उसने आपसे पूछा है विच विल बी द लास्ट वर्ड। हमें लास्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो इन 5 वर्ड्स को डिक्शनरी मतलब अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग लगाना है, उसके बाद हमें जो लास्ट वर्ड मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी और इसमें भी टी, पांचों के अंदर फर्स्ट लेटर सेम है। तो उसके बाद हम सेकंड लेटर पे जाएंगे। सेकंड लेटर में देखेंगे हम, इसमें आए है, इसमें आए है, इसमें आए है, इसमें ई और इसमें भी आए। तो ई पहले आएगा या आए पहले आएगा? ई पहले आएगा। और ई पहले आएगा तो सबसे पहले हमारा 4th नंबर यानी कि टी अरेंज हो गया, ये सबसे पहले आएगा, ये गया। अब हमारे पास 4 जो वर्ड्स बचे हैं उनके अंदर कंपैरिजन करना है। हम फर्स्ट लेटर देख चुके, सबके अंदर टी है, फिर हम सेकंड लेटर देख चुके, आए है, उसके बाद हम थर्ड लेटर देखेंगे। थर्ड लेटर जी पहले आएगा, एम आएगा या ई आएगा या एम आएगा। अब जी, एम, ई और एम के अंदर सबसे पहले ई आएगा, और ई आएगा यानी कि दूसरे नंबर पे टाइड अरेंज हो गया और ये थर्ड नंबर गया। अब हमारे पास 3 लेटर बचे हैं, टाइगर, टिमर और टिमोन। इन 3 लेटर के अंदर हमें तीसरा लेटर तो कंपेयर कर रहे थे, तीसरा लेटर तो कंपेयर कर चुके। उसके बाद हम तीसरे लेटर में जब हम लिख रहे हैं तो जी, एम और एम, जी, एम, एम में पहले जी आएगा, और पहले जी आएगा तो यानी कि टाइगर फिर से अरेंज हो जाएगा थर्ड नंबर पे। अब हमारे पास 2 लेटर और बच गए, एक टिमर और एक टिमोन।
इनके अंदर देखते हैं थर्ड लेटर सेम है, उसके बाद हम फोर्थ लेटर देखते हैं, फोर्थ लेटर भी सेम है, फिर हम फिफ्थ लेटर पे जाएंगे, फिफ्थ लेटर ई है और यहाँ फिफ्थ लेटर यू है, तो ई पहले आएगा या यू पहले आएगा, ई पहले आएगा और ई पहले आएगा, तो टिमर अरेंज हो गया और लास्ट में ये अरेंज हो गया, तो लास्ट क्या बचा, टिम्यून। और जब हम टिम्यून को देखते हैं तो ये सबसे लास्ट नंबर पे पहुंचा और हमें लास्ट वर्ड ही ढूंढना था और लास्ट वर्ड हमें टिम्यून मिला जो फिफ्थ नंबर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये पढ़ लेना है कि लास्ट वर्ड पूछा है या फर्स्ट वर्ड पूछा है या सेकंड वर्ड पूछा है। अगर उसने फर्स्ट वर्ड पूछा होता तो फर्स्ट वर्ड तो हमारा बहुत पहले ही अरेंज हो चुका था, अगर सेकंड वर्ड पूछा होता तो सेकंड वर्ड भी बहुत पहले अरेंज हो गया था। तो फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड या थर्ड वर्ड अगर पूछता है तो इस टाइप में हम सारे के सारे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें जिस वर्ड को पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते चलेंगे। इसमें उसने लास्ट पूछा। सेकंड थिंग, आप थोड़ा जल्दी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से, जैसे टी और टाइड ये पहले जा चुके थे, तो ऑप्शन 3 और 4 ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद ए फर्स्ट जो है जी वो भी बहुत पहले, क्योंकि एम बाद में आता है, जी पहले आता है, एम बाद में आता है और जी पहले आता है, इसका मतलब फर्स्ट भी नहीं हो सकता। आंसर जाएगा या तो सेकंड जाएगा या फिफ्थ जाएगा, इनमें से लास्ट वर्ड होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड लेटर एम सबसे बड़ा इन्हीं में है और इन्हीं में है, तो सिर्फ सेकंड और फिफ्थ को कंपेयर करने की जरूरत है। और सेकंड और फिफ्थ को कंपेयर करके देखा तो हमें ई और यू में कंपैरिजन करने के बाद हमें फिफ्थ आंसर आया और हमारा आंसर फिफ्थ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर मतलब अक्षरों के समूह, पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड टीचर इन विच दे हैव द सेम गैप एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें वो ये बोलना चाह रहा है कि जो हमें वर्ड दिया है टीचर, उसमें हमें उतना ही गैप हो, उनमें कुछ ऐसे पेयर होंगे जिनमें उतना ही गैप होगा जितना इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे ए बी सी डी ई, ए और ई में ए पहले नंबर पे है, ई 5वें नंबर पे है, तो 4 का गैप है। जैसे बीच में 3 लेटर हैं तो ए और ई में जितना गैप है उतना ही गैप हमारे पास भी एक ऐसा पेयर मिले जिनमें उतना ही गैप हो जितना इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। वर्ड दिया हमें टीचर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, टी से स्टार्ट किया, टी के बाद काउंट करेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वैसे हमें टी के बाद काउंट करना है, जो हम बोलते जाएं वो अगर सामने दिख जाए तो वो एक पेयर है। किस तरीके से, जो हम बोलते जा रहे हैं टी, उसके बाद यू, क्या यहां पर यू है? नहीं। वी नहीं, डब्ल्यू नहीं, एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड नहीं। तो जो हम बोलते जा रहे हैं वो आगे दिख जाए तो एक पेयर है। तो टी से हमें कोई भी पेयर नहीं मिला। उसके बाद हम ई से स्टार्ट करते हैं, ई, उसके बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, ई एच एक पेयर मिला। देखो ई एफ जी एच, अब इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बीच में कितने लेटर आ रहे हैं? 2, और यहां पर भी बीच में कितने लेटर आ रहे हैं? 2। तो वो ऐसे कई पेयर ढूंढना चाह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर हैं टीचर वर्ड में जिनमें उतना ही गैप है, जैसे ई और एच में 2 का गैप है, उसी तरीके से यहां पर भी ई और एच में 2 का गैप है। तो ऐसे पेयर ढूंढने हैं। तो ई से स्टार्ट किया हमने, एच के ऊपर खत्म नहीं होगा, आगे कंटिन्यू करेंगे। आई नहीं है, जे नहीं है, तो ई और एच में एक पेयर मिला। उसके बाद ए से स्टार्ट किया, बी सी डी ई नहीं है, उसके बाद सी से स्टार्ट किया, सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, हाँ सी और ई फिर से एक पेयर है, सी डी ई। इसमें सी डी ई जब हम काउंट करें तो उसमें भी बीच में एक डी लेटर आ रहा है और यहां पर भी बीच में एक लेटर आ रहा है, तो ये भी उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। एफ, एच से स्टार्ट किया, एच आई नहीं है, जे नहीं है, इसका मतलब 2 मिले, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, लेकिन हमारा आंसर 2 नहीं है।
उसके बाद हम काउंट करेंगे पीछे से आर से। लेकिन पीछे से जब हम काउंट करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में इंग्लिश अल्फाबेट काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम काउंट करेंगे ABCD के अकॉर्डिंग। आर के बाद क्या आता है? एस नहीं, टी नहीं, यू नहीं, वी नहीं, डब्ल्यू नहीं, एक्स नहीं। उसके बाद ई से स्टार्ट किया, FGHIJ नहीं, एच से स्टार्ट किया, IJKL नहीं, सी से स्टार्ट किया, CDE एक और पेयर मिला। इस तरीके से हमने EFGH, E और H एक पेयर, CDE, C और E दूसरा पेयर, और पीछे से रिवर्स ऑर्डर में CDE, CE तीसरा पेयर। 3 पेयर मिले, और 3 पेयर मिले तो अपना आंसर 3 हो गया। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि जब हम इस टाइप के वर्ड काउंट करते हैं तो इस तरीके से काउंट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कुछ चीज़ें आप याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल टी के बाद सारे लेटर छोटे हैं और हमें काउंट करना था टी से बढ़ते क्रम में, यू वी डब्ल्यू, तो सारे लेटर छोटे हैं तो टी से तो कोई पेयर बनेगा नहीं, तो टी से काउंट करने की जरूरत नहीं थी। उसी तरीके से आर से जब हमने स्टार्ट किया तो आर के बाद सारे लेटर छोटे हैं और हमें काउंट करना था बढ़ते क्रम में, RSTUV इस तरीके से काउंट करना था, तो वो भी हमें काउंट करने की जरूरत नहीं थी। तो हमें टी से काउंट करने की जरूरत नहीं थी, हमारा टाइम बचता। आर से भी काउंट करने की जरूरत नहीं थी, हमारा फिर से टाइम बचता। ऐसे बीच में भी कई पेयर आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां पर आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। आप बस वहीं कंसंट्रेशन रखना जहां पर आपको लगे कि यहां आपका एक पेयर बन सकता है। तो आपकी कंसंट्रेशन टी से आर या आर से टी देखने के बाद EFGH यहां कंसंट्रेशन बनाया, CDE यहां कंसंट्रेशन बनाया, CDE यहां कंसंट्रेशन बनाया। एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप इनकी पोजीशन लिख लो। हर एक टीचर जो वर्ड दिया है उसकी पोजीशन लिख दो। जैसे टी 20 नंबर पे है, 5 पे है, 1 पे है, 3 पे है, 8 पे है, 5 पे है, 18 पे है। तो जब हम पोजीशन से देखते हैं तो आपको मालूम है 5 और 3 8, यहाँ पर भी 2 लेटर, 3 और 2 5, यहाँ पर भी 1 लेटर, 3 और 2 5, यहाँ पर भी 1 पेयर। या तो आप इनकी पोजीशन अगर याद है अच्छे से तो जल्दी से पोजीशन लिखो और जल्दी से 5 6 7 8 इस तरीके से, 3 4 5 3 4 5 इस तरीके से काउंट करो। और अगर पोजीशन याद नहीं है तो आप ABCD काउंट करो। ABCD काउंट करोगे तब आप ध्यान से करना, बस बड़े लेटर को आगे बढ़ते क्रम में अगर छोटे लेटर दिखाई दे तो वो काउंट करने की जरूरत नहीं, और स्किप करके आगे बढ़ जाना। इस तरीके से हमारा आंसर गया C। आइए 7th क्वेश्चन करते हैं। Which letter will come third to the left of fifth from right if second half of English alphabet are written in reverse order? सबसे पहले कंडीशन पे ध्यान दो, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में 26 लेटर हैं। 26 लेटर में A से लेकर के M तक फर्स्ट हाफ हो गया और N से लेकर के Z तक सेकेंड पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट उसने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में किया। जैसे A से M तो सेम रखा, A B C D E F G H I J K L M, ये तो अपना हो गया फर्स्ट पार्ट। A से M 13 लेटर। सेकेंड पार्ट उसने रिवर्स ऑर्डर बना दिया, N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हमें क्या करना है, A से लेकर के M तक उसने सेम रखा और N से लेकर के Z तक विपरीत क्रम में रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। तो उसने पूछा विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। सबसे पहले ध्यान रखना कि लेफ्ट लेफ्ट होता है माइनस, राइट राइट होता है माइनस, लेफ्ट राइट होता है प्लस और राइट लेफ्ट होता है प्लस। मतलब सेम अगर दिखाई दे लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट तो होगा माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट होगा तो होगा प्लस। अब उसने पूछा विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब थर्ड लेफ्ट तीसरा बाया, एंड फिफ्थ फ्रॉम राइट, फिफ्थ फ्रॉम राइट। आप फ्रॉम राइट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना, फिफ्थ फ्रॉम राइट।
फ्रॉम राइट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट तो आपको मालूम है कि प्लस होगा, यानी कि 8th। यहाँ पर राइट आएगा या लेफ्ट आएगा ये आपका डिसाइड करेगा। फ्रॉम राइट दाएं से लिखा मिलेगा आपको हिंदी में, दाएं से लिखा हुआ है तो यहाँ 8th दायां आएगा, और बाएं से लिखा हुआ है तो 8th बायां आएगा। अब अपना रिजल्टेंट आया 8th राइट, 8th राइट नंबर, यानी कि राइट दायां मतलब इस तरफ 8वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना आंसर गया यू, यानी कि डी ऑप्शन गया। लेकिन इसके लिए हमें ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा। इसको और भी जल्दी कर सकते हो बिना लिखे, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी होगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 8th राइट, सबसे पहले अगर आपके सामने यहाँ पर राइट आता है तो राइट को सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करो, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 27 में से माइनस करना। 27 में से माइनस क्यों किया? क्योंकि लेटर अपने कितने हैं? 26, 26 प्लस 1 27। मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम राइट को लेफ्ट में बनाएंगे तो 27 में से माइनस करेंगे, 26 लेटर है, 26 प्लस 1 27 में से हमने माइनस कर दिया, 27 में से माइनस कर दिया, 27 में से 8 गए, कितने बचे? 19। 27 में से 8 19 बचेंगे, और 19 अब ये लेफ्ट बन गया। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है कि 19 लेफ्ट में हम आंसर दे देंगे। 19 लेफ्ट बना, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड पार्ट विपरीत क्रम में दे रखा है, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, तो सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक है 40 में से माइनस कर दो। अब ये 40 कैसे आया? 13 लेटर तो फर्स्ट पार्ट के हो गए, और सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर मतलब 27 में से सेकंड पार्ट जो था जेड से स्टार्ट हो गया था, और जब हम जेड से स्टार्ट करते हैं तो हम 27 में से माइनस करते हैं, और 13 लेटर फर्स्ट पार्ट के, 13 लेटर फर्स्ट पार्ट के, और सेकंड पार्ट जेड से स्टार्ट किया, इसलिए 27 में से माइनस, 27 और 13 मिलकर के क्या बन गए? 40। इसलिए मैंने क्या बताया आपको कि ये 40 में से माइनस कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 21। और 21 पे होता क्या है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग? यू। इसको आप विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हो। किस तरीके से? थर्ड लेफ्ट दिया था और फिफ्थ राइट दिया था। लेफ्ट राइट मैंने आपको बता दिया प्लस होगा, थर्ड लेफ्ट दिया था, फिफ्थ राइट दिया था, लेफ्ट राइट प्लस होगा मतलब 8th। मैंने आपको बताया फ्रॉम राइट दाएं से, इसका मतलब 8th राइट आया। राइट आया तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है लेफ्ट में, उसके लिए आपको 27 में से माइनस करना है, 27 में से 8 गए 19। उसके बाद सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है, जिसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी, 40 में से माइनस करना है। अब 40 में से 19 गए 21, 21 पे क्या आएगा? यू। इससे हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो 40 में से माइनस करना है। उसी तरीके से अगर ये फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में बोल देता तो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता 14 में से माइनस करना है। मतलब आगे से ध्यान रखना, सबसे पहला काम आपका राइट रिजल्टेंट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। ये आप शॉर्ट ट्रिक पूरे चैप्टर के ऊपर लगा सकते हो। राइट रिजल्टेंट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? राइट को आप 27 में से माइनस कर दो, आपका लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे राइट था अपना, यहाँ लेफ्ट कब होता? जब ये फ्रॉम लेफ्ट होता, बाएं से होता। अब फ्रॉम राइट है तो राइट आएगा, अगर ये फ्रॉम लेफ्ट होता तो लेफ्ट आता, और लेफ्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अगर फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो डायरेक्ट 14 में से माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो डायरेक्ट 40 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में डाटा दूसरा होता और फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में दिया होता, तो डाटा दूसरा मान लो 5th लेफ्ट है और 11th लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, और 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गए 7, 7 लेफ्ट, और उसको मैं 14 में से माइनस करवा देता अगर ये फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर होता तो। और अगर ये सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है तो मैंने आपको बता दिया 40 में से माइनस कर देना। पूरा चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है। कंप्लीट इस टाइप के हर क्वेश्चन में आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो।
राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना, 27 में से माइनस करना। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर 14 में से माइनस कर देना, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर 40 में से माइनस कर देना। सारे के चैप्टर के सारे क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। सबसे पहले आप क्या करना, डिफरेंस निकाल करके देखना। 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2 का। 4 और 16 का डिफरेंस कितना है, 12 का। 16 और 52 का डिफरेंस कितना है, 36 का। और 52 और 132 का डिफरेंस कितना है, 80 का। अब मैं इसको देख रहा हूँ 2, 12, 36, 80। जब मैंने इस डेटा को देखा तो मेरे माइंड में आया कि ये 2 जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 और 1 2। ऐसे 12 जो है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 और 4 12। ऐसे ये 36 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 27 और 9 36। ऐसे ये 80 जो है 4 का स्क्वायर है प्लस 4 का क्यूब है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 और 16 और 64 बन गए 80। ऐसे इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो इसको देख रहे हैं हम 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 5 का क्यूब कितना होगा, 125। अब 125 और 25 कितना हो गया, ये बन गया 150। और 150 और 132 में जब ऐड करेंगे, 132 में 150 ऐड करेंगे तो आंसर कितना चला जाएगा, 282। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहले डिफरेंस देखना है, उसके बाद उस डिफरेंस के अंदर क्या पैटर्न लागू हो। आजकल के एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई में भी चलते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं लगा। आगे आने वाली मेरी टेस्ट सीरीज में मैं जितने भी पैटर्न्स हैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ही पैटर्न के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और आपके बहुत सारे लॉजिक समझा पाऊं। आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में बाकी जो पैटर्न बचे हैं, जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एसएससी यूज करती है, तो उन टेस्ट सीरीज में मैं सारे पैटर्न लेकर के आपको समझा दूंगा। अभी आप माइंड में रखना कि स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न चलते हैं। स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न ये सीरीज भी बन सकती थी, हो सकता था कि वो आप 2, 12, 36, 80 नेक्स्ट पूछ लेता। अब इसके साथ साथ और भी पैटर्न्स बन सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब लिया। इसी तरीके से मैं ये मान सकता हूं कि x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, या फिर ये हो सकता है x क्यूब माइनस x स्क्वायर, या ये हो सकता है x स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 3, या ये हो सकता है x क्यूब प्लस माइनस 1 2 3, या फिर जिस नंबर का हम स्क्वायर करें x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर ऐड कर दें। नेक्स्ट नंबर क्या है, x प्लस 1। जैसे 5 का स्क्वायर किया तो 6 ऐड कर दिया, 6 का स्क्वायर किया तो 7 ऐड कर दिया। उसी तरीके से जिस नंबर का क्यूब करें उससे नेक्स्ट नंबर, पहले वाला भी नंबर माइनस कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर भी माइनस कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी हो सकता है। अभी इस टाइप से बहुत सारे पैटर्न बन गए जिनके ऊपर लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा मल्टीप्लाई के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आने वाली टेस्ट सीरीज में ले लूंगा। अभी आप ये पैटर्न्स याद रखना कि आपके इन पैटर्न्स पे आजकल क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अल्फाबेटिकल सीरीज है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर सबसे पहले जैसे लेटर्स हैं उनको डिवाइड कर लो पेयर में। 4 का पेयर, 3 का पेयर या 5 का पेयर बनता है। एक तो पेयर करने का पैटर्न बनता है। दूसरा सबसे बढ़िया लॉजिक ये है कि जो गिवन है सिर्फ उसी पे कंसंट्रेशन करो। गिवन में सबसे बड़े वर्ड पे कंसंट्रेशन करो। जैसे सबसे बड़ा वर्ड हम देख रहे हैं क्या है, EGHFE। अब EGHFE को ध्यान से देखें तो सेम ऐसा ही कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, EGHFE। तो इसी तरीके से हमने यहां से देखा EGH हमें यहां पर मिल गया। जैसे EGH दिखाई दिया
उसके बाद क्या है F, इसका मतलब इस ब्लैंक में EGH के बाद क्या आएगा F। उसी तरीके से अगर हम EG को भी देखते तो EG के बाद क्या है H, यानी कि EG के बाद आएगा क्या H। अब हमने देखा कि EGH की वजह से नेक्स्ट F था, इस वजह से EGH नेक्स्ट F किया। द सेम थिंग EG के बाद नेक्स्ट H था, इस वजह से EG के बाद H किया। अब इस तरीके से सेकंड ब्लैंक में H आया, थर्ड ब्लैंक में F आया, सेकंड ब्लैंक में H और थर्ड में F, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, सेकंड में H और थर्ड में F, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। ऑप्शन नंबर फोर्थ पूरा पुट करके देखा, फर्स्ट लेटर क्या है F, यानी कि पहले ब्लैंक में F कर दिया, लास्ट ब्लैंक में G कर दिया। जब हमने ये पुट किया उसके बाद हमें एक सेम सीरीज, सेम पैटर्न, सेम वर्ड दिखाई देगा, जैसे HFEG, 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 HFEG। तो ये जो सीरीज थी वो HFEG को बार बार रिपीट कर रही थी। इस तरीके से कोई आपको एक वर्ड मिलेगा, वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है और विदाउट मीनिंग भी हो सकता है, कि सेम वर्ड बार बार रिपीट हो, यानी कि वो ये बोलना चाह रहा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पुट करके सेम वर्ड बार बार रिपीट हो। जैसे इसमें सेम वर्ड रिपीट हो रहा है HFEG, वो तब रिपीट हो रहा है जब हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 हमें सबसे बड़े वर्ड से पता चल गया था। तो कंसंट्रेशन करना सबसे बड़े वर्ड पे, सेम वैसा ही बड़ा वर्ड ढूंढने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद जैसे F दिया था हमने यहाँ F पुट कर दिया, और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन नंबर D देख लिया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलेंडर का। कैलेंडर को सोल्व करने के लिए बुक्स में ऑड डेज का कंसेप्ट समझा रखा है, और ऑड डेज के कंसेप्ट से टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। लेकिन शॉर्टकट तरीके को समझने के लिए सबसे पहले आपको वो कंसेप्ट समझना होगा, और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताना जा रहा हूं, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कोड याद रखने होंगे। मंथ के कुछ कोड हैं, उन कोड को आपको टिप्स पे याद रखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल ईयर का कोड है 144025036 अब ये कोड जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड है। और इसी को लीप ईयर के लिए अगर मैं कोड बनाऊं तो लीप ईयर के लिए सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज आएगा। जनवरी में एक कम हो जाएगा 0, फरवरी में एक कम हो जाएगा 3, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। जनवरी में एक कम हो जाएगा 0, फरवरी में एक कम हो जाएगा 3, बाकी सारा का सारा कोड सेम रहेगा। तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उसने पूछा कि इफ 24 सितंबर 1937, यदि 24 सितंबर 1937 को संडे था, रविवार गिवन है, ये रविवार सही नहीं दिया होता, ये हमेशा गलत दिया होता है। तो सबसे पहले आपको 24 सितंबर 1937 को फाइंड करना है। 24 सितंबर 1937 को फाइंड करते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था। सबसे पहले हमने डेट लिखी 24 सितंबर 1937। हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, 7 दिन बाद वही दिन आना है, तो इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। हर एक को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर लेते हैं। 24 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 3। रिमाइंडर पे कंसंट्रेशन करना। सितंबर का कोड देखते हैं। सितंबर का कोड कितना है 6। 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, बचा कितना 2। उसके बाद हम 37 साल के अंदर कितने लीप ईयर आए हैं ये भी चेक करना है। कितने लीप ईयर आए हैं 4 से डिवाइड करके चेक होगा। 37 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 9 चौक 36 गया। लीप ईयर कितने आए 9, तो हमें 4 से डिवाइड करते वक्त ये क्वोशिएंट लेना है। 24 को 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लिया 3, सितंबर का कोड लिया 6, 37 को 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर फिर से लिया 7 5 35 2, और 4 से डिवाइड करके हमने क्वोशिएंट लिया 9। अब इन सब का टोटल काउंट करेंगे। सबका टोटल कितना बन गया 20, और 20 को 7 से डिवाइड किया क्या आया
रिमाइंडर आया 6। हमारे पास ये 20 एक्स्ट्रा डेज आ गए थे क्योंकि सबका टोटल 20 बना था। अब हर 7 दिन बाद वही दिन आता है और हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, इसलिए मैंने 7 से डिवाइड कर दिया और 6 रिमाइंडर आ गया और 6 ये हमारा आंसर है। अब ये 6 क्या है, डेज के कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। अब 6 किसका कोड मिला हमें, फ्राइडे का। इसका मतलब 24 सितंबर 1937 को फ्राइडे था। 24 सितंबर हमने देखा 1937 को फ्राइडे था, तो डे क्या रखा हमें, संडे। 24 सितंबर 1937 को हमें मिला फ्राइडे। हम यहां पर लिख देते हैं 24 सितंबर 1937 फ्राइडे और हमें गिवन क्या है, संडे। उसके बाद इसी तरीके से दोबारा यूज करते हुए हम 15 दिसंबर 1981 को फाइंड आउट करेंगे। 15 दिसंबर 1981 को, अब 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। दिसंबर का कोड क्या होगा, 6। 81 को 7 से डिवाइड किया, 81 को 7 से डिवाइड किया, जब हमने 81 को 7 से डिवाइड किया, 11 7 जा 77, 11 77 होते हैं, बचा कितना, 4। अब 81 को एक बार 4 से भी डिवाइड करना है और आपको पता है कि 4 से डिवाइड करते वक्त मैंने आपको बताया था कि क्वोशिएंट लेना, भागफल लेना। कितना आया, 20। अब इन सब का टोटल कितना बन गया, जब हम 20, 4, 6, 1 इन चारों चीज़ों को ऐड करेंगे तो टोटल बन गया 31। 31 को 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, बचा कितना, हमारे लिए रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, बचा कितना, 3। और 3 किसका, ट्यूसडे का कोड है। हमने 7 से डिवाइड करते वक्त हमने रिमाइंडर लिया और 4 से डिवाइड करते वक्त क्वोशिएंट लिया। 31 टोटल आया, 7 से डिवाइड करते वक्त 7 चौक 28 फिर से रिमाइंडर लिया और 3 ट्यूसडे आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि 15 दिसंबर 1981 को ट्यूसडे मिला। 15 दिसंबर 1981 को हमें मिला क्या, ट्यूसडे। अब रियल में तो 15 दिसंबर 1981 को ट्यूसडे है, लेकिन उसने आपको कंडीशन दे दी कि अगर 24 सितंबर 1937 को संडे होता, मतलब था क्या, फ्राइडे, और वो बोल रहा है अगर संडे होता, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर कैलेंडर 2 दिन आगे जाता, कैलेंडर 2 दिन आगे गया क्योंकि था क्या, फ्राइडे, दे क्या रखा है, संडे, तो हम भी अपने कैलेंडर को 2 दिन आगे बढ़ा करके आंसर दे देंगे। ट्यूसडे आया हमारा आंसर और 2 दिन आगे बढ़ा देंगे क्योंकि उसने 2 दिन आगे बढ़ाया। जब हम ट्यूसडे से 2 दिन आगे बढ़ेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो अपना आंसर क्या आएगा, थर्सडे। थर्सडे हमारा आंसर आया जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको मेरी बुक रीजनिंग गुरु बुक में ये बहुत डिटेल में, पूरी डिटेल में समझा रखा है और उसमें ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो वहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं। रीजनिंग गुरु में यही कंसेप्ट दे रखा है और रीजनिंग गुरु बुक में सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। रेक्टेंगल मतलब कितने आयत हैं, तो कोई भी अगर आपको ट्रायंगल पूछा है, रेक्टेंगल पूछा है या स्क्वायर पूछा है तो आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने का तरीका देखो, हम काउंट करते हैं सबसे छोटे रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 रेक्टेंगल को मिला करके 2 को मिला करके 7, अगली लाइन से 8 और अगली लाइन से 9, यहां पर भी 2 को मिला करके 10 और फिर यहां से भी 2 को मिला करके 11, उसके बाद 3 को मिला करके 12, यहां पर भी 3 को मिला करके 13 और ये 3 14, उसके बाद 4 को मिला करके सबसे बड़ा एक रेक्टेंगल 15 रेक्टेंगल। लेकिन इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। शॉर्टकट तरीके से में क्या होगा कि 1 2 3 4 सबकी नंबरिंग कर दी मैंने और नंबरिंग करने के बाद ऐड कर दिया, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड नंबरिंग कर दी, 1 2 3,
1 2 3 जब नंबरिंग की तो इनमें भी मैंने ऐड कर दिया, 3 और 2 5 और 1 6। अब 10 और 6 मिलकर के कितने बन गए 16। लेकिन ये 2 नंबर का जो रेक्टेंगल है, जब मैंने ध्यान से देखो इस तरफ से नंबरिंग की 1 2 3 4, इनमें मैंने टोटल किया, इनमें टोटल में ये 2 नंबर का रेक्टेंगल काउंट हो चुका। और दोबारा से मैंने नंबरिंग की 3 2 1, इनमें जब मैंने ऐड किया तब ये 2 नंबर का रेक्टेंगल दोबारा से ऐड हो गया। ये 2 नंबर का रेक्टेंगल इन 10 में भी आ गया और 2 नंबर का रेक्टेंगल इन 6 में भी आ गया, इसलिए एक रेक्टेंगल ज़्यादा 2 बार काउंट हो गया, तो आंसर गया 15। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वेन डायग्राम बताना हमें डॉक्टर मेल राइटर में। डॉक्टर मेल राइटर, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इन 3 में से किसी 2 वर्ड की रिलेशन निकालनी है। किसी भी 2 वर्ड की रिलेशन निकाल लो, चाहे आप डॉक्टर मेल की रिलेशन, मेल राइटर की रिलेशन या डॉक्टर राइटर की रिलेशन निकालो। जब हम 2 वर्ड की रिलेशन निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर और मेल की रिलेशन निकालते हैं, तो डॉक्टर और मेल में कुछ डॉक्टर मेल है और कुछ डॉक्टर फीमेल भी है। इसी तरीके से मेल पुरुष जो है कुछ डॉक्टर भी हैं या कुछ दूसरे प्रोफेशन में भी हैं। तो डॉक्टर और मेल में हमने रिलेशन देखा कि ये हमारा डॉक्टर है, ये हमारा मेल है, यानी कि ये वो डॉक्टर हैं जो मेल पुरुष नहीं है, मतलब महिला डॉक्टर है। ये वो मेल है जो डॉक्टर नहीं है, मतलब दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हैं। और ये जो बीच का पार्ट आया, ये डॉक्टर और मेल दोनों का कॉमन पार्ट आया, मतलब यहाँ वो डॉक्टर हैं जो पुरुष हैं। अब तीसरा वर्ड जो आया वो राइटर है। अब हमें मालूम है कि कुछ डॉक्टर राइटर में, राइटिंग फील्ड में भी है, राइटर भी है, और कुछ मेल भी राइटर है, यानी कि राइटर का भी इनके साथ कुछ % एरिया चल जाएगा। कुछ % एरिया चल जाएगा तो हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरीके से हमें डॉक्टर मेल राइटर में ऑप्शन नंबर सी मिल गया। लेकिन अगर कोई दूसरा वर्ड आ गया या फिर आगे जाकर के कुछ दूसरे वर्ड्स आएंगे, तो हमेशा दोस्तों याद रखना कि वेन डायग्राम 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 वेन डायग्राम कंप्लीटली डिपेंडेंट। पहले आप 2 वर्ड को देखना, अगर कोई वर्ड दूसरे वर्ड पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है तो उसका वेन डायग्राम जाएगा ये। दूसरा वेन डायग्राम बनता है कुछ % डिपेंडेंट। अगर कोई वर्ड दूसरे वर्ड पे कुछ % डिपेंडेंट है, जैसे डॉक्टर मेल पे कुछ % डिपेंडेंट था, तो इसलिए वेन डायग्राम बना ये। और तीसरा वेन डायग्राम बनता है बिल्कुल अलग अलग। अगर कोई भी वर्ड एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, जैसे चेयर और टेबल, चेयर अलग है, टेबल अलग है, वो दोनों फर्नीचर हैं, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन चेयर अलग है, टेबल अलग है। कोई भी वर्ड, कोई भी मेटल, नॉन मेटल अगर अलग अलग जाएगा तो ये वेन डायग्राम जाएगा। तो पहले आप 2 वर्ड को देखना, फिर ये देखना कि इन तीनों में से कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन जो वर्ड है वो है अपना टारगेट। उसका कोड दे रखा है ZVVDGS। अब हमें यह देखना है कि टारगेट का ZVVDGS के साथ क्या रिलेशन है। जब हम देखते हैं T 20 नंबर पे है और Z 26 नंबर पे है, तो ये 6 ऐड किया हुआ है। उसी तरीके से A 1 नंबर पे है, V 22 नंबर पे है, तो ये 5 माइनस किया हुआ है। उसी तरीके से R 18 V 22, तो ये 4 प्लस पे है। अब हमने देखा कि एक पैटर्न मिल रहा है हमें, +6 -5 +4, इसका मतलब नेक्स्ट में -3 होगा। ये 7 है, ये 4 है, -3 हो रखा है। नेक्स्ट में फिर +2 होगा, नेक्स्ट में -1 मिलेगा। हमने 2-3 लेटर को देख के ही पता चल गया कि +6 -5 +4 -3 +2 -1। अब हमें ये जो गिवन था टारगेट का ZVVDGS, इससे हमें एक लॉजिक मिला कि ये पैटर्न +6 -5 +4 -3 +2 -1 है। यही लॉजिक हम अप्लाई कर देंगे नॉर्मल के लिए। अब नॉर्मल जो है NORMAL,
अब सबसे पहले +6 है तो हम भी +6 करेंगे। n 14 नंबर पे है तो 14 + 6 20 और 20 पे क्या होगा t। उसके बाद -5 करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी -5 था। ये 15 में से 5 गए 10 j। उसके बाद +4 करेंगे। r 18 पे है, m 13 पे है, एक फर्स्ट पे, l 12 पे। +4 करेंगे 18 और 4 22, 22 पे क्या होगा v। 13 में से 3 माइनस करेंगे और 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 बचा, 10 पे क्या होगा j। अब एक में +2 करेंगे और +2 करेंगे तो 3 मतलब c। इसमें -1 करेंगे और -1 करेंगे मतलब 12 में से 1 गए 11, l में से 1 माइनस करेंगे तो 11 नंबर पे क्या होगा k। इस तरीके से हमारा आंसर आया TJVJCK। अब TJVJCK ऑप्शन नंबर बी में था, लेकिन इसको और भी जल्दी करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है गिवन वर्ड टारगेट में TZVDGS। ये जो पैटर्न था इसमें हमें पता चल गया था जल्दी से +6 -5 +4 -3 +2 -1 है। उसके बाद हम कंप्लीट आंसर नहीं निकालेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमने देखा सबसे पहले हमने 6 ऐड किया, मतलब फर्स्ट लेटर क्या होगा टी। फर्स्ट लेटर टी हमारे पास 3 ऑप्शन में है, मतलब ये ऑप्शन तो गया, डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उसके बाद हमने 5 माइनस किया, सेकेंड लेटर जे होगा, सेकेंड लेटर जे 2 में है मतलब एच नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके बाद हमने 4 ऐड किया और 4 ऐड करने से थर्ड लेटर वी आया और थर्ड लेटर वी आया तो थर्ड लेटर यहाँ एल है, ये गया। अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना आंसर बी मिल चुका, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। कई बार तो क्या होता है कि +6 करके टी आएगा और टी सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलेगा और एक ही ऑप्शन में मिलेगा तो वो आपका आंसर हो जाता है, उससे आपका टाइम बचेगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे +1 का पैटर्न है। +1 का पैटर्न क्या, सब में एक एक ऐड कर दिया। +2 का पैटर्न है, +2 मतलब सब में 2 ऐड कर दिया। +3 का पैटर्न है, यही पैटर्न माइनस में भी है। 6 पैटर्न तो ये हो गए। उसके बाद हम प्लस सीरीज के पैटर्न चलते हैं, जैसे ये सीरीज बन गई। अब ये सीरीज था 6 5 4 3 2 1, हो सकता था +6 पैटर्न हो, +5 +4 +3 +2 +1। इसी तरीके से माइनस की सीरीज -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब इसी दोनों सीरीज को मैंने कंबाइन कर दिया, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। मैक्सिमम आप देखोगे एसएससी एसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, +1 कर देता है, कभी +2 कर देता है, कभी +3 कर देता है, कभी प्लस सीरीज रखता है, कभी माइनस सीरीज रखता है। इनके अलावा जो पैटर्न बच गए वो मैं आने वाली टेस्ट सीरीज में सारे के सारे लॉजिक्स के साथ मैं आपके सामने ले आऊँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड। सिटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप से अरेंजमेंट है, एक लाइन अरेंजमेंट, एक सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहले आपका लेफ्ट और राइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइन अरेंजमेंट में तो आपका लेफ्ट और राइट जब आप फेसिंग देखते हो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हो। अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो, जैसे ये मैंने पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पर जो बंदा बैठेगा उसका लेफ्ट ये होगा, उसका राइट ये होगा। अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा है तो उसका फेस इस दीवार की तरफ है, उसका फेस इस दीवार की तरफ है, तो ये लेफ्ट चला जाएगा और ये राइट चला जाएगा। ये मैंने लेफ्ट बना दिया, ये राइट। अगर उसी तरीके से वो बंदा यहाँ पर है तो यहाँ पर जो बंदा होगा तो उसका फेस अब इस दीवार की तरफ चला गया। अब राइट यहाँ पहुँच गया और लेफ्ट यहाँ आ गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। मिस्टेक जो होती है वो इस पॉइंट पर होती है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर जो बंदा होगा वो आपके सामने होगा, जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, तो मेरा लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो ये राइट बना दिया मैंने और ये लेफ्ट। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, उसने बोल रखा है 7 दोस्त ABCDEFG
एक सर्कल के चारों तरफ बैठे सेंटर की तरफ फेस करके। तो जो मैंने लेफ्ट राइट समझाया उसी तरीके से है। तो सर्कल पे इक्वी डिस्टेंस पे हम 7 दोस्त बना लेते हैं। ये मैंने 7 इक्वल बना दिए। उसके बाद उसने बोली A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B को आप कहीं पर भी बैठा सकते हो। जैसे इसमें मैं B कहीं पर भी बैठा दिया, मैंने मान लो B यहाँ बैठा दिया, तो B का तीसरा बायां A है, ये बायां होगा और ये दायां होगा। 1 2 3। तीसरा जो बंदा होता है उसमें बीच में 2 बंदे बैठते हैं, 2 स्टूडेंट यहाँ पर बैठ गए। थर्ड पर्सन बोला 1 2 3। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ C। एंड का ध्यान रखना, 2 पॉइंट होते हैं, एक एंड और एक हु इज। एंड के केस में A की बात चल रही है। A B के तीसरा बायां हमने बैठा दिया और C के दूसरा राइट, यानी कि A जो है C के दूसरा राइट है। C यहाँ पर होगा तभी दूसरा राइट जाएगा। 1 2, बीच में एक व्यक्ति। उसके बाद उसने बोला D C का पड़ोसी है। D C का पड़ोसी है। अब पड़ोसी 2 हैं। C का पड़ोसी ये भी हो सकता है, C का पड़ोसी ये भी हो सकता है। हमने अभी ये D मान लिया और ये D मान लिया, दोनों पोजीशन मान ली। उसके बाद अभी हमें D कंफर्म नहीं हुआ है, अभी अगले स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तब कंफर्म होगा। E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। मान लो D ये है, इस D के अकॉर्डिंग थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहाँ पर E नहीं जा सकता, इसका मतलब ये D नहीं हो सकता। तो इसका मतलब D कंफर्म हुआ कि D ये है। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। D जो है ये हमने मान लिया, तो E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। E D का तीसरा बायां है, थर्ड लेफ्ट। 1 2 छोड़ दिया हमने, E यहाँ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन उसने बोली G इज नॉट नेबर ऑफ C। G C का पड़ोसी नहीं हो सकता, इसका मतलब G यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब G यहाँ है। 7 बंदे थे, 7 बंदों में A B C D E F रह गया, एक पोजीशन यहाँ खाली रह गई क्योंकि ये D मैंने क्रॉस कर दिया था, इसका मतलब यहाँ पर F पोजीशन आ जाएगी। अब उसने क्वेश्चन बोला हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ D। D का सेकंड राइट इस तरफ चलेगा, ये D का लेफ्ट होगा, D का सेकंड राइट 1 2 यानी कि F, और हमारा आंसर होगा A। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध से। इससे पहले आपको कुछ रक्त संबंध, आपके ब्लड रिलेशन थोड़े बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ी देर बाद हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंटिंग टू ए फोटो रोहित सेड, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोहित ने कहा हिज ब्रदर्स। यहां पर एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ो, हिज ब्रदर्स। हिज ब्रदर्स किसके लिए यूज हुआ है? फोटो के लिए। तो फोटो के भाई यानी कि ये व्यक्ति, उसने बोल दिया हिज ब्रदर। हिज ब्रदर्स फादर, ब्रदर्स फादर मतलब इसके पिताजी, यहां पर ये फादर का रिलेशन आ गया। हिज ब्रदर मतलब ये व्यक्ति, फादर मतलब ये व्यक्ति। आगे जाकर जब हम पढ़ रहे हैं तो फादर्स वाइफ गया, यानी कि फादर्स वाइफ यानी कि इसकी पत्नी। ये मैंने रिलेशन इंडिकेट कर दिया कि ये वाइफ हस्बैंड है, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है क्योंकि इसके लिए यूज हुआ है। उसने बोला था हिज ब्रदर्स मतलब ये व्यक्ति, फादर्स ये वाइफ मतलब ये जो लेडी है इसके लिए यूज हुआ है। आगे इज पे कंसंट्रेशन करो, ये जो इज है इसके लिए कंसंट्रेशन यूज हुआ है। डॉटर ऑफ माय वाइफ, डॉटर ऑफ माय वाइफ मतलब मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी बेटी, यानी कि ये जो महिला है मेरी पत्नी की बेटी है, यानी कि यहां पर मेरी पत्नी होंगी। उसने बोला था हिज ब्रदर फादर वाइफ, इज मतलब ये, डॉटर ऑफ माय वाइफ डॉटर मेरी पत्नी की। अब उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ रोहित रिलेटेड टू डेट फोटो। हाउ रोहित रिलेटेड टू डेट फोटो मतलब रोहित क्या लगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है पूरा ग्राफ सेम बना लेते हैं उसके बाद भी गलत हो जाता है, हम इसका रिलेशन बता देते हैं। उसने पूछा हाउ रोहित रिलेटेड टू डेट फोटो, रोहित क्या लगा। ये रोहित की पत्नी, ये इन दोनों के बच्चे, ये बेटी मतलब ये रोहित की बेटी और इसकी बेटी का ये बेटा था,
मतलब रोहित की बेटी का बेटा, तो रोहित क्या लगा, रोहित लगा मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब नाना, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर जाएगा। ये हम नहीं करेंगे टिक, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रैंडफादर पे टिक करके सोच लेते हैं कि दादा और नाना, नहीं, अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं तो ग्रैंडफादर को इग्नोर करके मैटरनल ग्रैंडफादर पर टिक करेंगे, क्योंकि ये नाना आया, अगर ये दादा आता तो हम ग्रैंडफादर पर टिक कर देते, लेकिन ये नाना आया है, इट मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर पर टिक कर देंगे। अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी में। हिंदी में समझने के लिए अपन को एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए रोहित ने कहा, फोटो की तरफ इशारा किया रोहित ने, उसके भाई मतलब किसके भाई, फोटो के भाई, ये फोटो और ये फोटो के भाई। ग्राफ सेम बनेगा, बस पढ़ने का डिफरेंस है कि उसके भाई के पिता की पत्नी, इस फोटो के भाई के पिता की पत्नी, इस फोटो के भाई के पिता और ये इसकी पत्नी, यानी कि ये आगे जाकर के बोल रखा है मेरी पत्नी की बेटी है, उसके भाई के पिता की पत्नी, मतलब ये लेडीज मेरी पत्नी की बेटी है, मेरी पत्नी की बेटी है, मतलब इसकी मदर जो है वो मेरी पत्नी है। ग्राफ बिल्कुल सेम बना। एक बार फिर से देखो, फोटो के भाई मतलब ये व्यक्ति, के पिता मतलब ये व्यक्ति, की पत्नी, इसके बारे में बात चल रही है। मेरी पत्नी की बेटी है, हाँ है मेरी पत्नी की बेटी, ये लेडीज हुई। अब उसने क्वेश्चन पूछा है रोहित का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, हाउ रोहित रिलेटेड टू डेट फोटो। रोहित की बेटी थी ये और उसी का बेटा था, तो ये इसकी मदर हुई और ये उसके भी पिताजी हुए, यानी कि नाना गया। अब ऑप्शन नंबर सेकंड टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में डाइस है। डाइस चैप्टर में 3 डाइस हो या 4 डाइस हो या 5 डाइस गिवन है। कितनी भी डाइस गिवन हो, उन डाइस में से आप वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट एक नंबर कॉमन है। इन तीनों डाइस में से सबसे पहले आप वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। जैसे फर्स्ट और सेकंड डाइस को देखते हैं, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। उसके बाद सेकंड और थर्ड को देखते हैं, 5 6 5 6 2 कॉमन है। मैंने आपको कहा कि एक डिजिट कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड डाइस को जब हम देखते हैं तो एक डिजिट कॉमन 3 है। अब फर्स्ट और थर्ड डाइस में एक डिजिट कॉमन है 3 से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज चलो। 3 उसके बाद 4 उसके बाद 2, फिर से 3 से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज चलो। 3 उसके बाद 6 उसके बाद 5। उन 2 डाइस को लिया जिसमें एक डिजिट कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में 3 कॉमन है, 3 से स्टार्ट करिएगा, 3 4 2, 3 6 5। 2 के अपोजिट 5 हो गया, 4 के अपोजिट 6 हो गया और 3 के अपोजिट 1 हो गया। क्वेश्चन में पूछा था विच नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत क्या है। 3 के अपोजिट 1 गया। 3 के अपोजिट 1 इसलिए गया क्योंकि कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो दिखाई नहीं देता। फर्स्ट और 3 डाइस में 3 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अपोजिट 1 गया क्योंकि 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 के अपोजिट 1 होगा, जो कि आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में रैंकिंग अरेंजमेंट में रौनक इज 8th फ्रॉम लेफ्ट गिवन है। तो रौनक इज 8th फ्रॉम लेफ्ट गिवन है, तो रौनक की पुरानी पोजीशन क्या है, 8th लेफ्ट। उसके बाद अंकित 20th फ्रॉम राइट, यानी कि अंकित की 20th फ्रॉम राइट। रौनक की पोजीशन क्या गिवन है, लेफ्ट से 8th। अंकित की पोजीशन क्या गिवन है, 20th राइट, 20वां। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, यदि वो अपना स्थान बदल ले, रौनक विल बिकम 18th फ्रॉम लेफ्ट। यदि इन्होंने आपस में स्थान बदल दिया तो रौनक की पोजीशन बन जाएगी 18th फ्रॉम लेफ्ट। इंटरचेंज के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना, शॉर्टकट तरीके से करना है। रौनक की पोजीशन लिखी 8th, अंकित की पोजीशन लिखी 20th, रौनक की पोजीशन 18th नंबर गिवन है। 18th नंबर गिवन है तो कितने इंक्रीज कर गए, 8 से 18 कितने इंक्रीज हुए, 10। तो आप भी 10 इंक्रीज कर दो तो रौनक की नई पोजीशन आ जाएगी। जब आप 20 में 10 इंक्रीज करोगे तो 30th पोजीशन फ्रॉम राइट आ जाएगी, जो आपका
आंसर होगा। जब भी याद रखना इंटरचेंज अगर आपको गिवन है तो इंटरचेंज के क्वेश्चन में हमेशा कुछ भी ज़्यादा लॉन्ग कट से पूरा कंसेप्ट से चलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंटरचेंज के क्वेश्चन में ये ट्रिक लागू हो सकती है। 8th पोजीशन से नई पोजीशन क्या बनी उसकी 18th। पुरानी पोजीशन देखो, नई पोजीशन देखो, जितना इंक्रीज हो उतना आप इंक्रीज कर देना, वो आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सिलोजिज्म से है। सिलोजिज्म हर बुक में हर जगह वेन डायग्राम से बता रखा है, लेकिन वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं आपको 150 के कंसेप्ट से समझाऊंगा, लेकिन 150 के कंसेप्ट से समझने के लिए उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जो कि ऑल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 150 ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। ऑल मतलब सभी, सभी डॉक्टर टीचर हैं, इसकी वैल्यू मैंने 150 बता दी। 150 वैल्यू का मतलब ये है कि ऑल डॉक्टर आर टीचर, सभी डॉक्टर टीचर हैं, मतलब पहला वर्ड 100 है, दूसरा वर्ड 50 है। उसी तरीके से सम की वैल्यू होगी 50-50, ऐसे नो की वैल्यू होगी 100-100, सम नोट की वैल्यू होगी 50-100। ये वैल्यू याद रखना। सम की वैल्यू, कुछ टीचर एक्टर हैं, कुछ टीचर एक्टर हैं, मतलब वैल्यू क्या होगी 50-50। उसी तरीके से नो की वैल्यू क्या होगी 100-100। ऑल की वैल्यू मैंने क्या बताई 100-50। सम की वैल्यू मैंने क्या बता दी 50-50। तो रूल ये है कि अगर कॉमन वर्ड, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है टीचर, अगर कॉमन वर्ड टीचर उसकी वैल्यू 50-50 हो जाए, अगर उसकी वैल्यू 50-50 हो जाए तो केस अनसर्टेन होता है। और केस अनसर्टेन है तो टीचर को छोड़ करके कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 हो जाए तो केस अनसर्टेन, अनिश्चित हो जाता है। और अनिश्चित केस में टीचर को छोड़ करके बचे क्या डॉक्टर और एक्टर। टीचर को छोड़ करके डॉक्टर और एक्टर में सभी कॉन्क्लूजन गलत होंगे। कॉन्क्लूजन फर्स्ट भी गलत हुआ क्योंकि डॉक्टर और एक्टर में कोरिलेशन नहीं बनेगा। थर्ड कॉन्क्लूजन भी गलत हुआ क्योंकि डॉक्टर और एक्टर में कोरिलेशन नहीं बनेगा। ये रूल आप याद रखना। कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50, केस अनसर्टेन। कॉमन वर्ड के अलावा डॉक्टर एक्टर में सारे गलत, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि वैल्यू 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैल्यू 50 अगर ऊपर है, स्टेटमेंट में अगर वैल्यू 50 है तो कॉन्क्लूजन में 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एक्टर और टीचर में देखेंगे, एक्टर और टीचर में यहाँ पर एक्टर 50 है और इस 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब दूसरा कॉन्क्लूजन भी गलत है। इस एक्टर वैल्यू 50 को 100 में कन्वर्ट ना करने की वजह से ऑल एक्टर आर टीचर, सभी एक्टर टीचर हैं, ये भी गलत हुआ। जब कॉन्क्लूजन गलत हो जाए उसके बाद ध्यान रखना, कॉन्क्लूजन गलत होने के बाद आपके आइदर और की कंडीशन लग सकती है। और आइदर और की कंडीशन ये है कि कॉन्क्लूजन गलत होना चाहिए, कॉन्क्लूजन गलत है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक कॉन्क्लूजन नेगेटिव और एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव कॉन्क्लूजन वो होते हैं जिसमें नो होता है। एक कॉन्क्लूजन नेगेटिव और एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और वर्ड सेम होने चाहिए। जैसे ये डॉक्टर और एक्टर, इसी तरीके से ये डॉक्टर और एक्टर सेम है। डॉक्टर एक्टर में 3 कंडीशन मैंने आपको बताई कि दोनों गलत होने चाहिए, हाँ गलत हैं दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए और वर्ड सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो केस बनता है आइदर और। अब इसमें आइदर और का केस बना तो आइदर फर्स्ट और थर्ड गया, आइदर फर्स्ट और थर्ड गया और आइदर फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन से है और डायरेक्शन में आपको सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मालूम होना चाहिए। आपके सामने हमेशा नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब क्वेश्चन में बोला ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सबसे पहले वो साउथ में 5 किलोमीटर चला, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा। जब आप साउथ में जाओगे तो लेफ्ट डायरेक्शन, जब आप साउथ में जाओगे तो आपका साउथ ये लेफ्ट डायरेक्शन इस तरफ मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा।
देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 9 किलोमीटर। यहाँ से वो फिर से लेफ्ट गया बाएं, और यहाँ से जब हम इस दिशा में जाएंगे तो लेफ्ट यहाँ चले जाएंगे, ये अपना लेफ्ट होगा 9 किलोमीटर। अब उसने क्वेश्चन पूछा हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो आपसे। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये 5 है तो ये भी 5 है। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 9 था, 9 में से 5 गए तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच गया 4। जब ये डिस्टेंस हमारे पास 4 आया और ये डिस्टेंस हमारे पास 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस आया हमारा 5 किलोमीटर आया। अब 5 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब हमें डायरेक्शन देखनी है, क्योंकि उसने आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बनाओ। ये जो मैंने आपको समझाया था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये नॉर्थ है और स्टार्टिंग पॉइंट पे ये ईस्ट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछिए तो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हुई, तो आपका आंसर गया 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो कैन बी फॉर्म्ड और एक कैन नॉट बी फॉर्म्ड। जिसमें लिखा होता है कि कैन बी फॉर्म्ड, उसमें क्या होता है कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो इस वर्ड में से बनाया जा सकता है। अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कैन नॉट बी फॉर्म्ड देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो गिवन वर्ड है उस पर कंसंट्रेट रहना है। इसकी MANIPULATE कंप्लीट स्पेलिंग देखी। इस स्पेलिंग को देख करके हम 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। मतलब क्या है कि ये जो MANIPULATE वर्ड्स लेटर्स इनमें यूज किए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें नहीं है। जैसे पहला वर्ड देखते हैं, P है, O, यहाँ पर O नहीं है। O नहीं है तो इस वर्ड में से हम पोल्यूट वर्ड नहीं बना सकते, और हम ये वर्ड नहीं बना सकते तो हमारा आंसर यही ए हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कैन नॉट बी फॉर्म्ड सेलेक्ट करना था, जो वर्ड हम इससे नहीं बना सकते। तो पोल्यूट में हम ओ यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कहीं पर भी ओ गिवन नहीं है, तो इसका हमारा आंसर गया ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड एट 7:20, मतलब 7:20 पर क्या एंगल बनाएंगी मिनट की सुई और घंटे की सुई। आर एंड और मिनट एंड में क्या एंगल होगा 7:20। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, एंगल इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। m मतलब मिनट और h मतलब आर। ये मैंने मोड में रखा ताकि आगे जा करके हमारा आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो मैंने मोड में रख दिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 7:20 में 20 मिनट्स हैं, मतलब m कितनी है 20 माइनस h 7 है, तो h की जगह 7 रख दिया। जब हमने इसको सोल्व किया तो ये बन गया 110 माइनस 210। 110 माइनस 210 सोल्व करेंगे तो -100। हमने इसको मोड में रखा तो ये एंगल आया 100 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना कि मिनट को 11/2 से और आर को 30 से मल्टीप्लाई किया, और इस बेस पे हम क्लॉक के और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आने वाली टेस्ट सीरीज में आपको समझाऊंगा। इस बेस पे हम क्लॉक का कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एंगल इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h।
अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 100 आंसर आया, जो कि हमारा आंसर ए है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में मिरर बेस्ड है, और मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉइंट नज़दीक है वो पॉइंट नज़दीक रहेगा और जो पॉइंट दूर है वो दूर रहेगा। टॉप और बॉटम सेम रहता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। जैसे इसमें ये एरो मिरर की तरफ आ रही है और ये सर्कल मिरर के नज़दीक है, तो इसी तरीके से सर्कल मिरर के नज़दीक बनेगा और ये एरो मिरर की तरफ आएगा। उसके बाद इसको हम देखते हैं, जो स्क्वायर फॉर्मेट में है ये दूर है ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि टॉप और बॉटम सेम रहता है, तो इसमें टॉप और बॉटम सेम रहता है तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ रहेगा। ये जो एरो है ये टर्न लेकर के मिरर से दूर की तरफ जा रही है, तो इसी तरीके से टर्न लेकर के मिरर से दूर की तरफ चली जाएगी। तो जो पॉइंट नज़दीक था वो नज़दीक रहा और जो पॉइंट दूर था वो मिरर से दूर रहा। इस तरीके से इस टाइप की फिगर इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हमारा आंसर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पेपर कटिंग पे। इस लाइन में सब कुछ यही समझा रखा है कि एक पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करके यहाँ से हमने कट कर दिया। इस पेपर को समझा रखा है कि पहले ये ऊपर से यहाँ फोल्ड हुआ, फिर ये यहाँ से इस तरफ फोल्ड हुआ और फिर ऊपर से नीचे फोल्ड हुआ, उसके बाद ये कटिंग लगी। उसके बाद जब हम इस पेपर को वापस से खोलेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, हम इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि किस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले इस फोल्डिंग को खोलते हैं, ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा। फिर हम इस फिगर से यहाँ पर आते हैं, ये फिगर है, ये एज इट इज मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये इस तरफ ओपन हो रहा है, जब इस तरफ ओपन हो रहा है तो एक इस टाइप की फिगर एक और बन जाएगी। एक और बनने के बाद ये 2 फिगर यहाँ पर बन गई। ये एज इट इज यहाँ से मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये जो 2 नज़दीक हैं ये एज इट इज 2 यहाँ बन जाएंगे और फाइनली आपको इस टाइप का पेपर दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अगर हम शुरुआत से ध्यान से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते तो हम इसको और भी जल्दी कर सकते थे। किस तरीके से, जब हमने इसकी कटिंग देखी तो हमने देखा कि ये कटिंग एक कॉर्नर के टाइप की है, तो कॉर्नर के तरीके से कटिंग है तो इट मीन्स सर्कल का ये कटिंग तो नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये कॉर्नर पहली फोल्डिंग जब हमने ओपन की तो हमने देखा कि ये स्क्वायर इस फॉर्मेट में बन रहा है, इस फॉर्मेट में स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गया। और जब हम इसको ओपन करके देख रहे हैं तो 4 कॉर्नर इस तरीके से बन रहे हैं, यानी कि इस तरीके से नहीं बना और ऑप्शन नंबर ए गया। ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग और भी जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में वो आपसे कह रहा है कि हिडन और एम्बेडेड फिगर। इसका मतलब है ये जो गिवन फिगर है ये इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में छुपी हुई है। इस गिवन फिगर को हमें इन 4 ऑप्शन को देखते हुए ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है। तो इसकी लाइंस पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसे ये लाइन यहाँ से गई तो हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है। बी में ये लाइन है ही नहीं, यानी कि बी नहीं हो सकता। सी में भी ये लाइन है। इसी तरीके से डी को देखते हैं, डी में ये लाइन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। अब हमारी कंसंट्रेशन ए और सी में है। ए और सी में जब हमने देखा इन 2 लाइंस को तो ए ऑप्शन में ये इस टाइप से नहीं बनी। अगर ये लाइन यहाँ से होकर के यहाँ होती तो हम ऑप्शन नंबर ए को ठीक मान सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन यहाँ से ट्रायंगल बन रही है, जो कि नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल एज इट इज फिगर छुपी हुई है। जब हम इसको डार्क करके देखते हैं तो ये जो फिगर है ऑप्शन नंबर सी में छुपी हुई है। इस टाइप के फिगर में हम कभी भी सही आंसर नहीं निकालेंगे, हमें 3 ऑप्शन गलत करने होंगे। 3 ऑप्शन जब हम गलत कर रहे होंगे तो हमें इन लाइंस का ध्यान रखना होगा। जो फिगर गिवन है उसका ध्यान रखते हुए हमें 3 ऑप्शन गलत करने होंगे और जैसे ही 3 ऑप्शन गलत होंगे हमारा एक ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मैट्रिक्स बेस्ड है।
मैट्रिक्स में आपको जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे उस वक्त आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपको नहीं पढ़ना। उस पैराग्राफ में आपको ये समझा रखा है कि मैट्रिक्स का ये रूल होता है कि पहला नंबर रो होता है और दूसरा नंबर कॉलम होता है। दोस्तों ये याद रखना कि रो जो होती है ये पड़ी हुई लाइन है और कॉलम जो है ये स्ट्रेट टॉप एंड बॉटम टू टॉप, ये आपके कॉलम्स हैं। और रो जो है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट है। तो पहला नंबर रो होगा, दूसरा नंबर कॉलम होगा। जैसे हम देख रहे हैं 24, तो 24 में सेकंड नंबर रो, फोर्थ नंबर कॉलम। तो हमने 24 एक एग्जांपल लिया, 24 में सेकंड नंबर रो, फोर्थ नंबर कॉलम, क्या मिला? ओ। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 85 एट्थ रो और फिफ्थ कॉलम, 8वीं रो और 5वीं कॉलम। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, 8वीं रो यहाँ से ले लेंगे, ये रो नहीं है, रो ये है, 8वीं रो और 5वीं कॉलम, तो 85 पे क्या आया? ओ। उसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि ये जो रूट वर्ड दिया है इन 4 ऑप्शन में से कौन से में सही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लास्ट लेटर पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि ज़्यादातर लास्ट या सेकंड लास्ट गलत होता है। क्योंकि एसएससी का मानना ये है कि वो शुरुआत से बच्चा चेक करेगा और वो टाइम वेस्ट करेगा। हम इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ई के ऊपर कंसंट्रेट रखना है। 1 4 क्या मिला? ए। और हमें ढूंढना क्या था? ई। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड 9 क्या है? ई। और हमें ई ढूंढना था, इसका मतलब ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, 5 जब हम 5 को देख रहे हैं तो 5 क्या है? ई। और हमें ढूंढना भी ई था, इसका मतलब ये भी हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे 24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम ओ मिला, हमें ढूंढना ई था, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारी कंसंट्रेशन सेकंड लास्ट लेटर पे रहेगी, टी पर। ये 2 ऑप्शन पहले ही कट हो चुके, हमें ध्यान रखना है 6 7 और 3 1 पे। जब हम देख रहे हैं 6 7 को तो 6th रो 7th कॉलम टी मिला और हमें टी ढूंढना था, यानी कि ये भी सही है। 3 1 में जब हम देख रहे हैं थर्ड रो 1 कॉलम, 3 1 में थर्ड रो 1 कॉलम ए मिला और हमें ढूंढना टी था, इसका मतलब 31, ये टी नहीं दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत गया और हमारा ऑप्शन नंबर बी मिला। बाकी के 3 लेटर आर ओ यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। तो इसका मतलब है जो बी ऑप्शन बचा उसमें कंप्लीट वर्ड मिलेगा रूट, क्योंकि 3 ऑप्शन पहले ही गलत हो चुके हैं। तो 25 का आंसर जाएगा बी। तो दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज का रीजनिंग सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। हमने कोशिश की 25 क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल में समझा पाएँ और आपको हर तरीके को सॉर्टिक तरीके से समझा पाएँ। आने वाली टेस्ट सीरीज में हम और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्टिक पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पहुँच पाएँ। हर क्वेश्चन के अंदर मैं एक नई टाइप और उनकी सब टाइप आपको बताता